हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है इतिहास का। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिस पे हमारा रोज़ाना 8:05 पे डिस्कशन चल रहा है। बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है दोस्तों। खुद भी लाभ उठाएँ और लोगों को भी चैनल से जोड़िए ताकि वो भी लाभ उठा सकें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है कि अगर आप जितना किसी को बाँटेंगे उतना आपको तैयार होगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। तो फटाफट से चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको अभी जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि सुबह 11 बजे हमारा जो डिस्कशन चलता है वो भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर अध्ययन चलता है और दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान से और रात 8:05 पर जो क्लास दी जाती है वो हिस्ट्री से संबंधित होती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था। आपका विकल्प है 1206 से 1210 ईस्वी, 1208 से 1212 ईस्वी, 1206 से 1212 ईस्वी, 1208 से 1210 ईस्वी। प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था। तो प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी, तो 1206 में की थी। और 210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गुरगस की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या माना जाएगा, 1206 से 1206 से 1212। पर प्यारे दोस्तों, होना तो यही चाहिए था क्योंकि 10 में उसकी मृत्यु हो गई थी। पर उसके शासनकाल की बात की जाए, क्योंकि 2 साल तक जो स्रोत की बात की गई है उसमें बात कही गई है कि 2 साल तक उसका शासन चलता रहा था उसके मरने के बाद भी, इसलिए बात कही गई है। तो इस क्या हो जाएगा, अब सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो आपका ए विकल्प आप लगाइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1206 से 1210 ईस्वी। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में जो बलबन था वो किस पद पर था, दीवाने अर्ज, नासिर अमीरुल मोमिनीन, जिले इलाही या फिर आमिर शिकार। तो रजिया सुल्तान के समय में बलबन को दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया गया था। बाद में यही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर था, तो दीवाने अर्ज पद पर था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कितना था। 1351 से लेकर के 1388, 1330 से 1351 ईस्वी, 1351 से 1371 ईस्वी या फिर 1371 से 1401 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो कितना था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में सत्ता संभाली और 1388 ईस्वी के शासन किया। उसके शासन में कई प्रशासनिक सुधार भी हुए, सार्वजनिक निर्माण कार्य भी हुआ, जैसे नहरों का निर्माण, विद्यालय का निर्माण और मदरसों का निर्माण। तो दिल्ली सल्तनत पर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कितना था, तो ये था 1351 से 1388। ठीक है दोस्तों, 1351 से 1388। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नए सिक्के यानी आधा और बिख चलाए थे। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नए सिक्के यानी आधा और बिख चलाए थे। आपके विकल्प हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नए सिक्के आधा और बिख चलाए थे। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था तुगलक,
वो कौन सा तुगलक था दोस्तों, ये आपको बताना है, जिसने आधा टका बिक यानी 1/4 टका जारी किया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था दोस्तों, तो वो व्यक्ति कौन था, वो शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसका उपनाम जालिम था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसका उपनाम क्या था, जालिम। विकल्प क्या है, ताजुद्दीन, फिरोज शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, हुमायूं। समझ में आ रही दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसका उपनाम क्या था, जालिम। तो बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय को उसकी कठोरता और निर्दयता के कारण जालिम शाह कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह द्वितीय को। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात करें कि मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल कितना था, तो मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल था 1378 से 1397। 1397। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा अल हुजवीरी को किन नामों से भी जाना जाता था। दाता खंज बख्श, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद। 11वीं शताब्दी के जो सूफी संत थे ख्वाजा अल हुजवीरी को किस नाम से जाना जाता था। दाता गंज बख्श, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया, या फिर बाबा फरीद। ख्वाजा अली बिन उस्मान अल हुजूरी, जिन्हें दाता गंज बख्श के नाम से प्रसिद्धि मिली, लाहौर में दफन हुए और भारतीय उपमहाद्वीप में सूफ़ी मत के प्रचार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दाता गंज बख्श। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को किसने हराया था। हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने। बात समझ में आई दोस्तों। 1528 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो उसमें राजपूतों को किसने हराया था। हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो बता दूं 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराने वाला था व्यक्ति कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पर अगर बात करें तो इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। यह युद्ध बाबर के मध्य भारत पर सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से मनसबदारी प्रणाली का संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को स्थापित किया था या संस्थापित किया था। इसीलिए प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में मनसबदारी प्रणाली का संस्थापक कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। विकल्प आपके सामने हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मनसबदारी प्रणाली की स्थापना अकबर ने की थी। यह प्रशासनिक और शहर संगठन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकबर, यानी कि अकबर ने प्रथा शुरू की थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल वास्तुकला शैली की विशेषताएँ हैं। पहला कह रहा है वक्रीय छत, सपाट छत, गुंबद, मेहराब। निम्नलिखित में से मुगल वास्तुकला शैली की विशेषताएँ हैं। तो वक्री छत यानी बंगाल प्रभाव शैली इमारतों में देखी जाती है। गुंबद की बात करें तो फारसी वास्तुकला का प्रतीक है। मेहराब जो है सभी मुगल इमारतों में प्रमुखता से प्रयुक्त है, जबकि सपाट छत मुगल शैली की विशेषता नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी विशेषताएं हैं वास्तुकला शैली की मुगल काल की। तो पहले तो प्यारे दोस्तों वक्री छत है, गुंबद है, मेहराब है। पर बात करें सपाट छत की तो ये नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन से विकल्प में दे रहा है, सी विकल्प में दे रहा है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेहनत और संघर्ष से ही लोगों को सफलता मिलती है।
तो धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। ये तीनों बातें जिसके अंदर होंगी सफलता उसी को प्राप्त होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं और लोगों को भी इस बारे में बताएं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं दोस्तों तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट नहीं ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व खेती की प्रणाली शुरू की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई घर स्थापित किए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूडिल के एलिमेंट्स ऑफ कॉमेट्री का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें रणजीत सिंह ने तोप ढलाईगढ़ लाहौर में स्थापित किया था, तो ये बात सही है। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूडिल के एलिमेंट्स ऑफ कमेट्री को संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया था, ये भी सही। पर अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व खेती प्रणाली शुरू की थी, तो ये गलत हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताज किरात उल मुल्क किस राजवंश के बारे में है। ताज किरात उल मुल्क किस राजवंश के बारे में है। पहला कह रहा है निजाम, दूसरा गोलकुंडा के सुल्तान, तीसरा खिलजी, चौथा कह रहा है बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान। बात समझ में आ रही है दोस्तों। कह रहा है कि ताज किरात उल मुल्क किस राजवंश के बारे में है। निजाम, गोलकुंडा के सुल्तान, खिलजी, बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान। तो ताज किरात उल मुल्क एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बीजापुर के आदिल शाह राजवंश से संबंधित है और इसमें बीजापुर सल्तनत के प्रशासन, दरबार और शासन व्यवस्था का विस्तार मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान। तो डी विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, किस युद्ध में आनंदपाल की हिंदू शाही सेना के नेतृत्व वाले संघ को महमूद गजनवी ने पराजित किया था। किस युद्ध में आनंदपाल की हिंदू शाही सेना के नेतृत्व वाले संघ को महमूद गजनवी ने पराजित किया था। आपका विकल्प क्या है, जंजुआ का युद्ध, दूसरा कह रहा है पेशावर का युद्ध, तीसरा कह रहा है चाच का युद्ध और चौथा कह रहा है तकेशर का युद्ध। तो आपको बता दूं, जिस युद्ध में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही सेना के नेतृत्व वाले संघ को पराजित किया था वो था पेशावर का युद्ध, और जो कि 1008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पेशावर का युद्ध क्या हो जाएगा, पेशावर का युद्ध, यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये हुआ कब था, तो ये 1008 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो गजनवी शासक कौन था। यानी पंजाब पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो गजनवी शासक कौन था। खुसरो शाह, खुसरो मलिक, बहराम शाह, सिरजाद। पंजाब पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो गजनवी शासक कौन था। तो जब पंजाब पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने तो उस समय गजनवी का शासक था खुसरो मलिक। कौन था दोस्तों, खुसरो मलिक। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। मोहम्मद गौरी ने 1186 में खुसरो मलिक को बंदी बनाकर गजनवी वंश का अंत कर दिया था। याद रखिएगा, 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिक्के पर उमाद उल निस्वान की उपाधि धारण की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने सिक्के पर उमादत उल निस्वान की उपाधि धारण की थी। रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक।
विकल्प आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि आप ये देख पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। हमारा उद्देश्य ही है कि आपकी सफलता दिलाई जा सके, आपका ध्यान केंद्रित किया जा सके कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं और किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने सिक्के पर उमादत उल निस्वान की उपाधि धारण की थी? तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थीं जिन्होंने सिक्कों पर उमादत उल निस्वान यानी स्त्रियों की आदर्श उपाधि अंकित करवाई थी। इसके शासन की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का पता चलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रज़िया सुल्तान। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जवानी उल हिकायत निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? क्या है? जवानी उल हिकायत निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है दोस्तों? आपका विकल्प है इब्न उल असीर, नसरुद्दीन महमूद औफ़ी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्या है? जवानी उल हिकायत निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नूरुद्दीन महमूद औफ़ी। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? नूरुद्दीन महमूद औफ़ी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि सम्राट जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, वह कौन था? सर जेम्स, सर थॉमस रो, सर थॉमस हावर्ड, सर जॉन डिग्बी। सम्राट जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, वो कौन था? तो जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में पहुंचा था वो था सर थॉमस रो। कौन था दोस्तों? सर थॉमस रो। यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और मुग़लों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ये आया था। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेन शासक ने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की थी? हेमंत सेन, बल्लाला सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सेन शासक ने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की थी? बात समझ में आ रही है दोस्तों? किसने कुलीनवाद की स्थापना की थी? हेमंत सेन, बल्लाला सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो बल्लाला सेन ने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी। किसने की थी दोस्तों? बल्लाला सेन ने। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। इनका समय काल क्या था? तो ये था 1158 से लेकर के 1179 तक। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले दोस्तों, एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर हैं जो सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड के अग्रदूत से जुड़े थे? पहला कह रहा है आगरा और कलकत्ता, दिल्ली और पटना, दिल्ली और सासाराम, आगरा और सासाराम। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर हैं जो सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड के अग्रदूत से जुड़े थे? तो शेरशाह सूरी ने प्राचीन उत्तरापथ को पुनर्निर्मित कर उसे सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जो बाद में दिल्ली से सासाराम जुड़ी। यह सड़क प्रशासनिक, सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली से सासाराम, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले दोस्तों, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से सासाराम, दो शहरों से जुड़ी थी। अगला प्रश्न क्या है? चंदावर का युद्ध 12वीं शताब्दी के अंतिम शासक में निम्नलिखित में से किन शासकों के बीच लड़ा गया था? पहला कह रहा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, दूसरा कह रहा है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सोलंकी के बीच। उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, चंदावर के हम युद्ध की बात करें तो चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1194 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी
और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच। इस युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का निर्णायक घटना मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कुछ दिनों में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? विकल्प है शाहजहां, अकबर, दारा शिकोह, जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने कुछ दिनों में पशु हत्या पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था? शाहजहां ने, अकबर ने, दारा शिकोह या फिर जहांगीर ने? तो दोस्तों अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा की भावना को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष दिनों पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यह कदम उसके सुलह कुल नीति का हिस्सा था। तो किस मुगल सम्राट ने कुछ दिनों में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने लगाया था दोस्तों। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना महाकाव्य पद्मावत पूरा किया था? यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी पद्मावत, वो किस मुगल शासक के शासनकाल में पूरी हुई थी? विकल्प है शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना जो प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत लगभग 1540 ईस्वी में, तब 1540 ईस्वी में पूरी की थी। और उस समय शेरशाह सूरी का शासनकाल था। क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों कि तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? चंगेज़ खान, खिज खान, तैमूर, बाबर। तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में मंगोल पर आक्रमण किया था। मंगोल के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तैमूर। तैमूर कौन से विकल्प में है? सी विकल्प पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद का क्षेत्र था? रायचूर दोआब, नागरपुरा, तिरुपति मंदिर, कृष्णा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद का क्षेत्र था? रायपुर दोआब, नागरपुरा, तिरुपति मंदिर, कृष्णा मंदिर। तो रायचूर दोआब यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष का प्रमुख कारण रहा। यह क्षेत्र उपजाऊ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रायपुर दोआब। रायपुर दोआब इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? अबुल कादिर, अब्दुल रहीम, फैजी, अब्दुल। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? अब्दुल कादिर, अब्दुल रहीम, फैजी, अब्दुल। तो अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? बताइए। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अकबरनामा और इसका तीसरा भाग आईन अकबरी प्रसिद्ध मुगल दरबारी विद्वान अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया था। इसमें अकबर के शासनकाल की व्याख्या है। इसमें किसकी व्याख्या है? अकबर के शासनकाल की बात की गई है। ठीक है, अकबर के शासन की इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की इमारतों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? मेहराब, गुंबज, मेहराब, द्वार या फिर सजावटी आकृति? ठीक है, फटाफट से उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत की इमारतों में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था मेहराब द्वार का। किसका प्रयोग किया गया था? मेहराब द्वार का। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।